दोस्तों 9 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सबसे पहला अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। पहले ही दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। आई होप दोस्तों आपने क्या है तैयार कर लिए होंगे उन प्रश्नों को। ओके, अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्या है क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा सेट ए है। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। जो पहले इंपॉर्टेंट बता दिए उनको तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। ये दोस्तों मैं पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प 6 नंबर के रहने वाला। पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो सांख्यिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? गाटफ्रायड एकेनवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं। तो द्वितीयक समंकों के स्रोत हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? द्वितीयक समंकों के स्रोत है जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, SSO। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों हम कहते हैं वर्ग अंतराल। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग अंतराल या वर्गांतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसानों की मुख्य समस्या है। तो किसानों की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कृषि साख भी है और विपणन भी है, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान कर रहा है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला तृतीयक। ओके, तृतीयक जो सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, वो क्या है भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान कर रहा है। 10 और 15 के वर्ग अंतराल क्या है? सिंपल है, जो उच्च सीमा होती है उसमें हमें निम्न सीमा घटा देना पड़ता है। दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। तो 15 में से 10 जाती हैं तो 5 बचती हैं, तो 5 हमारा क्या है वर्ग अंतराल या वर्गांतर हो जाता है। आगे देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा डेड रेस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभाव है सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणीय समंकों के डेड्रेस की प्रक्रिया है। तो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। ओके, प्रस्तुतिकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डेड्रेस वर्गीकरण कहलाता है। तो एक स्थान के आधार पर होता है वर्गीकरण, तो स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। ओके, स्थानिक वर्गीकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुलक डेड्रेस प्रकार का औसत है। तो बहुलक दोस्तों आपका अनिश्चित प्रकार का औसत है, या फिर आप लिख सकते हैं अस्पष्ट। ओके, तो अस्पष्ट प्रकार का बहुलक या अनिश्चित प्रकार का बहुलक। नेक्स्ट है डेड्रेस आर्थिक बैरोमीटर कहलाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूचकांक होता है वो आपका आर्थिक बैरोमीटर कहलाता है। ओके, अब यहाँ दोस्तों आप सूचकांक के स्थान पर क्या है निर्देशांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूचकांक और निर्देशांक एक ही बात है। ओके, तो सूचकांक या फिर निर्देशांक को क्या है आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। जैसे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है? अधिक होती है। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आपको महिला मिलेगी काम करते हुए। ओके, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। तो इस प्रकार से रहने वाला पहला हमारा बहुलक। तो बहुलक को दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो बहुलक होता है वो क्या होती है अधिकतम आवृत्ति। जो अपनी श्रेणी होती है बारंबारता में जो सबसे बार आता है अधिकतम आवृत्ति वाला वो हमारा बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा R = 0। तो ये किस में रहता है? तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा सह संबंध की अनुपस्थिति। R = 0 है तो सह संबंध की अनुपस्थिति को दर्शाता है। R = +/-1 है तो ये हमारा क्या दर्शाता है? पूर्ण सह संबंध को दर्शाता है। इसके बाद है महान डिवाइड वर्ग। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। तो WTO की स्थापना दोस्तों हुई थी आपके 1995 में। ये हो जाएगा 5वां। फिर भारत में आर्थिक सुधार। तो भारत में दोस्तों आपका आर्थिक जो सुधार हुआ है वो 1991 में हुआ है। फिर नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना, वो हुई आपकी 1982 में। तो हो जाएगा 7वां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रह किए गए समंक किस प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक होते हैं। जो अनुसंधानकर्ता प्राथमिक जो हम क्या स्वयं जाकर आंकड़े अगर प्राप्त करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, और अगर किसी आंकड़े को हम क्या दूसरे संस्था के माध्यम से ले लेते हैं तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ओके, तो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो समंक या आंकड़े ग्रहण किए जाते हैं वो आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब देखिए समंक और आंकड़े एक ही बात। ओके, तो प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो प्राथमिक समंक यहाँ शब्द यूज हुआ है तो समंक लिख देते हैं। तो प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अंक गणित माध्य के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसे जो माध्य को किस रूप में दर्शाया जाता है? साइन आपको बताना है। तो एक्स ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। ये आपका माध्य का साइन है। नेक्स्ट है भारत मदों का माध्य क्या कहलाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो भारत समांतर माध्य कहलाता है। भारत मदों का माध्य भारत समांतर माध्य कहलाता है। ओके, तो भारत समांतर माध्य इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का पिरामिड कैसा है? तो भारत में जो शिक्षा का जो पिरामिड है वो क्या है? बहुत ही क्या है नुकीला है। ओके, तो नुकीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। मतलब एक ऐसी कौन सी योजना है जो हमें क्या है, कम से कम 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देती है? वो है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। जैसे सूचकांक तकनीकी का विकास सबसे पहले किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कार्ली इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते सत्य। इसमें पहला है मध्यिका चरम प्रेक्षणों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित होती है। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा सत्य। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, HDI के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है। तो 5वां दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा, चीन की तुलना में बेहतर अभी नहीं है। ओके, तो इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है? कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक 6 से हमारे क्या है? 2 अंकी वाले स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न 6वां है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखी। अथवा में क्वेश्चन है, सांख्यिकी 2 कार्य लिखी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टेड रहेंगे, सभी दोस्तों आपको क्या है? तैयार करके रखने हैं। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे के लिए किए जाते हैं आर्थिक क्रियाकलाप या क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य जो काम किए जाते हैं वो सब आप आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। ओके, तो अब इसमें उदाहरण के लिए जो शिक्षक है, टीचर है, वो विद्यालय में पढ़ाता है। एक प्रबंधक का वेतन पर किसी कारखानों में प्रबंध करना, एक श्रमिक का क्या मजदूरी या खेत पर काम करना, ये आपके क्या है? आर्थिक क्रिया के उदाहरण में सिंपल है। अथवा में हमसे क्वेश्चन है, सांख्यिकी 2 कार्य आपको पूछे जा रहे हैं। तो सांख्यिकी 2 कार्य, पहला है विभिन्न तत्वों का संख्यात्मक रूप देना, दूसरा कार्य है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। उसके बारे में एक लाइन में यहाँ बताया जा रहा है। तो यार आपको कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है इसको अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है, एक अच्छे प्रश्नावली के 2 गुण लिखी। अथवा में क्वेश्चन है, समंकों, अब समंक को देखो आंकड़े भी कहा जाता है। तो समंकों के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है या आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है? चलिए देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखना है। तो अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण क्या है? पहला है, प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए, ये पहला गुण है। दूसरा है, प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए, जिनके उत्तर हाँ या ना में देना संभव, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहने चाहिए जिनका उत्तर क्या है? हाँ या ना में दिया जा सके। प्रश्नों की प्रकृति सरल विकल्प, बहुविकल्प प्रश्न, विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न तथा खुले प्रश्न की हो सकती है। तो ये आपका दिया हुआ अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समंकों के वर्गीकरण से क्या समझते हैं? तो इसे भी देख लेते हैं। समंकों का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल, व्यवस्थित एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। समंकों का वर्गीकरण यानी आंकड़ों का वर्गीकरण से क्या होता है कि जो हमारे अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, वो सिस्टमैटिक जो आंकड़े नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या सिस्टमैटिक कर लेते हैं और सिस्टमैटिक आंकड़े करके अब अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है उनको हम प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 8वां, चित्रलेख क्या है समझाइए। अथवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राथमिक आंकड़े से क्या समझते हैं? ओके, तो देख लेते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर आपको तैयार करके रखना है। आगे मैं आपको वैसे ही बता भी दूंगा। ओके, पहले हम देख लेते हैं चित्रलेख क्या है और प्राथमिक आंकड़े क्या है। तो चित्रलेख क्या होता है? सांख्यिकी आंकड़ों को सांख्यिकी चार्ट, तस्वीर आदि के रूप में प्रस्तुत करना चित्रलेख कहलाता है। चित्रलेख यानी होता है चित्र के माध्यम की जो क्या है आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, अगर उनको हम क्या है चार्ट के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारा चित्रलेख कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। प्राथमिक समंक के आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समंक वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य के लिए स्वयं ही एकत्रित करता है अथवा एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े में आप समझा चुका हूं, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अगर आंकड़े एकत्रित कर रहा है ओके, तो वो आपको कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। यदि अनुसंधानकर्ता किसी दूसरे संस्था से ले रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से आंकड़े को ले रहा है, तो वो आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं ये कौन सी गाइड है। ओके, तो ये कोई गाइड नहीं है, ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पूरे नोट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको क्या है कोर्स में दिया हुआ है। इसलिए आप क्या कोर्स अगर ज्वाइन कर लेते तो प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा इंपॉर्टेंट वाला विद सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपकी क्या है अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यिका और बहुलक के बीच 2 अंतर
मुख्य अंतर आपको बताना है। अथवा में हमसे क्वेश्चन है बहुलक का अर्थ लिखिए। अब बहुलक को क्या है, भूइष्टिट भी कहते हैं, तो भूइष्टिट या बहुलक का आपको अर्थ लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो मध्यिका और आपको बहुलक में अंतर बताना है, तो दो अंतर आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंतर आपको लिख देना। पहला अंतर है मध्यिका स्थिर रूप से परिभाषित होती है, जबकि जो बहुलक होता है वो स्थिर रूप से परिभाषित नहीं होता है। मध्यिका की गणना सरल होती है, जबकि बहुलक की गणना क्या करना कठिन होता है। अथवा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि बहुलक का अर्थ आपको बताना है। तो बहुलक क्या है, बहुलक को भूइष्टिक भी कहते हैं। वह मद है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ओके, जो डाटा है, जिसकी आवृत्ति उस डाटा में, हमारे आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, वो हमारा बहुलक कहलाता है। अन्य शब्दों में सबसे अधिक प्रचलित मद को सांख्यिकी में क्या है, भूइष्टिक या बहुलक कहा जाता है। बहुलक के द्वारा किसी तथ्य, वस्तु या इकाई के प्रचलन या फैशन का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निर्देशांक। अब निर्देशांक को क्या सूचकांक भी कहा जाता है। निर्देशांक या सूचकांक से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। अथवा में क्वेश्चन है क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है। निर्देशांक और सूचकांक से आपको आशय पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है। निर्देशांक या सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होते हैं जिनके द्वारा काल श्रेणी एवं स्थान श्रेणी में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति की माप की जाती है। अब परिभाषा भी आपको बतानी है। ओके, तो बिलेयर के अनुसार परिभाषा क्या है, निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल आपकी परिभाषा दी है कि निर्देशांक क्या है, एक विशेष प्रकार के, एक विशिष्ट टाइप के आपके क्या है, एक माध्य है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है। तो आपको बता देना है जब सह संबंध शून्य होता है तो दो चर आपस में असह संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में सह संबंध का अभाव पाया जाता है। तथापि इन दोनों चरों के बीच दूसरे प्रकार का सह संबंध हो सकता है। समानतः शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता ही है, क्योंकि इसमें क्या सह संबंध की अनुपस्थिति पाई जाती है। इसमें दोस्तों आपकी क्या सह संबंध की अनुपस्थिति होती है, इसलिए क्या शून्य सह संबंध का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता ही है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11वां, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे, अथवा में है विक्रय अधिशेष क्या है। तो स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय निम्नलिखित ध्येय मतलब होता है लक्ष्य क्या थे। तो पहला है भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना। दूसरा है इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना। ये आपके दिया हुआ है। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में जो भी औद्योगिकरण किया गया उसका लक्ष्य। ओके, आगे नेक्स्ट हमसे अथवा क्वेश्चन पूछा रहा है विक्रय अधिशेष क्या है। तो किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश जो उनके द्वारा बाजार में बेचा जाता है विक्रय अधिशेष कहलाता है। ओके, कोई भी जो किसान होता है जो अपनी खेती करता है, ओके, जब उसे क्या है मान लीजिए 10 बोरा उसे क्या है गेहूं मिला हुआ है, तो उसे क्या है 2 बोरे तो अपने घर के लिए खाने के लिए चाहिए, 8 बोरे उसके कुछ काम के नहीं रहते, तो वो क्या है वो बाजार में मंडी में जाकर बेच आता है। तो यहाँ उसके लिए जो विक्रय अधिशेष हुआ क्या होगा, जो अंश वो क्या है बाजार में बेच देता है, यानी उसने 8 बोरे बेचे। तो ये इस प्रकार से रहता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। अथवा में क्वेश्चन है ग्रामीण शाख में शाख यानी ऋण का महत्व लिखिए। ओके, ग्रामीण विकास में ऋण का क्या है, कर्ज का क्या महत्व है वो आपको बताना है। तो ग्रामीण विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर रहे निर्धनों लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना, जिनके लिए इनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। ये आपका कहलाता है ग्रामीण विकास। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो क्या है निर्धन लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर में सुधारना, साथ ही उन्हें क्या है आय के साधन प्रदान करना, ये रहता है आपका ग्रामीण विकास। आगे नेक्स्ट हमसे अथवा पूछा जा रहा है ग्रामीण विकास में क्या शाख या ऋण का महत्व बताना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 महत्व के बताए गए। पहला है उत्पादन क्रियाएं, जैसे कृषकों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, कृषि यंत्र आदि क्रय करने के लिए भूमि पर सुधार करना, सिंचाई की व्यवस्था करना आदि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इन ऋणों से क्या है देश में कृषि विकास का प्रोत्साहन मिलता है, यानी लोन जो मिलता है गांव के लोगों को, किसानों को, तो उसके आपको महत्व बताना है। तो क्या क्या महत्व रहते हैं कि वो अपनी क्या अपने बीज, खाद खरीद लेते हैं, कृषि के लिए जो उपयोगी यंत्र होते हैं, ओके, भूमि सुधार के लिए पैसे लेते हैं, ये आपका बताया जिसका पहला महत्व है। दूसरा है अनुत्पादक क्रियाएं, किसानों को अपने परिवार निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपका दिया हुआ है ग्रामीण विकास में ऋण का महत्व। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 13वां, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती है, क्यों। अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा लिखिए।
तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। भारत में शहरों में 100 में से मात्र 14 महिलाएं कुछ आर्थिक क्रियाकलापों में लगी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में से 30 महिलाएं कुछ आर्थिक क्रियाकलापों में लगी हुई हैं। यह पता करना बहुत सरल है कि किसी लिए शहरों में कम महिलाएं काम करती हैं। जैसे यदि पुरुषों की उच्च आय अर्जित करते हैं तो परिवार के सदस्य महिलाओं को काम करने के लिए निरुत्साहित कर देते हैं, मतलब क्या है, काम करने से मना कर देते हैं। शहरों में अधिकांश महिलाएं घरेलू कामकाज में ही व्यस्त रहती हैं। ऐसी महिलाओं को पहचान उत्पादक कार्यों में कामकाज के रूप में नहीं होती हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की आपको परिभाषा देनी है। तो ये आपका दिया हुआ है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक सूचक है जो एक देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अनुपात हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात एक देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन में सहयोग दे रहा है। सहभागी दर बराबर क्या होता है, कुल कार्य बल बटे आपका हो जाएगा कुल जनसंख्या गुणे आपका 100 रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, फरवरी में दोस्तों आपकी है वार्षिक परीक्षा होने वाली है। ओके, तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं अब सभी अध्यायों को क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी अध्यायों को क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के साथ मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं, मतलब पूरा मटेरियल चाहते हैं, तो आप क्या अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के क्लास 11th इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप मटेरियल रहेगा जैसा कि आप एग्जांपल में क्या है मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूं ये सभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा हूं। तो आप जब मैंने सब पूरा तैयार कर लेते हैं तो प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्या है सॉल्यूशन दिया जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर भी रहेगा, साथ ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अलग रहने वाला है, वार्षिक परीक्षा के लिए अलग रहने वाला है, टोटल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, हर प्रकार से आपको रहेगा जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है मध्यिका से क्या आशय है, परिभाषा लिखिए। 8वां क्वेश्चन है माध्य क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माध्य क्या है, मध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, परिभाषा याद करके आपको रखना है, इनके आपको गुण तैयार करके रखना है, दोष तैयार करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो मध्यिका से हमारा क्या आशय है, तो मध्य ये आपका क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्यिका समंक माला के मध्य का पद मूल्य होता है। इसके लिए समंक माला के ये समंक माला या आंकड़ों को टोटल को क्या की जाता है पद मूल्यों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। परिभाषा अगर आपको लिखना है, परिभाषा भी देना है, तो प्रोफेसर बाउले के अनुसार यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, यानी उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है, तब लगभग जो मध्य का पद होता है, बीच का जो पद होता है वो हमारा क्या है मध्यिका कहलाता है। जो आंकड़े दिए हैं, डाटा दिए हैं, मध्यिका निकालना है तो पहले उन्हें आरोही या अवरोही इन दोनों कोई किसी भी क्रम में जमा लेना है, तो जो बीच वाला पद होता है वो हमारा क्या मध्यिका कहलाता है। बस समझ के रखना है और आप फिर परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा माध्य क्या होता है, तो माध्य एक विशेष सांख्यिकी यंत्र है जो बड़ी संख्याओं के मदों को एक प्रतिनिधि संख्या में बदल देता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 15 सांख्यिकी क्या है, अथवा में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, इसे स्पष्ट करना है। तो सांख्यिकी क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं अन्य समस्याओं संबंधी समंकों के संगणन, सारणीय प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ये सांख्यिकी परिभाषा दी है। फिर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र है जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ये विज्ञान है या कला, स्पष्ट आपको करना है। तो अर्थशास्त्र ना केवल एक विज्ञान है बल्कि एक कला भी है। अर्थशास्त्र ज्ञानदायक भी नहीं वरन क्या है फलदायक भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा दोनों का एक समन्वय है, दोनों का मिला जुला रूप है, कला का भी और विज्ञान का भी। इसमें विज्ञान की तरह कारण एवं परिणामों के मध्य का अध्ययन किया जाता है, साथ ही कला की तरह आदर्शों की प्राप्ति की राय बताई जाती है तथा वास्तविकता एवं आदर्श के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। अतः इसमें हम क्या है विज्ञान और कला दोनों के तत्व विद्यमान है, मतलब ना ही विज्ञान है ना ही कला, ये दोनों का मिश्रण रूप है। ओके, अर्थशास्त्र। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है प्रश्न 15 तक कंप्लीट कर लियो। प्रश्न 15 तक आपके क्या है 2 नंबर तक आते हैं। प्रश्न जो 16वां होता है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 3 अंकी और 4 अंकी वाले प्रश्न रह जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में दोस्तों हम क्या कवर करेंगे, तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी को आपको तैयार कर लेना है, सॉल्यूशन के साथ बताएं हैं तो आपको फिर क्या है ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। बाकी इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।